नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपराजिता जीएस एकेडमी में। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा भारत में डच कंपनियों का आगमन से लेके रहेगा। भारत में डच कंपनियां कैसे कैसे आई और किन किन तरह से उन्होंने क्या किया, हमारे भारत में अपनी कंपनियां स्थापित की, राज्य किया। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ाया था, हमने भारत में पुर्तगाल का आगमन पढ़ाया था। सबसे पहली जो विदेशी शक्ति भारत पे आई थी वो क्या थी, वो पुर्तगाल थी। हमने क्या बताया था, पुर्तगाल जो है पुर्तगाल का जो पहला नाविक था जो है बार्तोलोमो डियाज, ये क्या था, ये जो है सबसे पहले आया था 1487 में भारत आया था। लेकिन ये भारत ना आके ये अफ्रीका के अंतरमासा अंतरीप तक पहुंचकर ही क्या हो गया था, वापस पुर्तगाल लौट गया था। इसके बाद 1487 में स्पेन ने एक अपना नाविक भेजा था जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस भारत की खोज करने के लिए तो निकला था, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया, सीधे अमेरिका पहुंच गया था। उसने ही अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियंस नाम से बुलाया है। पूछ लिया जाता है रेड इंडियंस कहाँ के निवासी हैं, तो याद रखिएगा जो रेड इंडियंस है वो हमारे अमेरिका के निवासी हैं। ठीक है। इसके बाद 1498 ईस्वी में फिर हम इस पुर्तगाल के एक नाविक को तैयार किया गया। पुर्तगाल के नाविक का नाम था वास्को द गामा। वास्को द गामा ने क्या किया, जो है निकला वहां को अंतरमासा अंतरीप तक पहुंचा। अंतरमासा अंतरीप से वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ने से क्या हुआ, उसको एक गुजराती पथ प्रदर्शक मिल गया जिसका नाम था क्या नाम था, जिसका नाम था मोहम्मद मनीत। मोहम्मद मनीत नाम था। उससे उसको उसकी सहायता से उसने क्या किया, भारत की खोज कर ली थी। ठीक है। ये तो मैंने देखिए उसको मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा लिया है। जिन लोगों ने मेरा पिछला टॉपिक ये टॉपिक देख रहे हैं, उन्होंने इससे पहले ही लोग हमारे पहले वाले टॉपिक को देख लीजिए, फिर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आज का जो हम पढ़ेंगे, भारत में डच कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए डच कंपनी के आगमन के बारे में कैसे पढ़ना है। देखिए जब भारत में पुर्तगालियों का पतन हो रहा था, मतलब जब भारत में पुर्तगालियों का 80 में पतन कैसे हुआ, पुर्तगालियों का पतन क्या था, 80 में क्या था, 80 में जो है ये लोग 1580 में जो है पुर्तगाल इतने कमजोर हो गए थे, क्योंकि उसमें 1596 में डच आ गए थे और 1599 में अंग्रेज शक्ति भी आ चुकी थी। उसमें मराठा भी थे भारत के अंदर, उसमें जो है मुगल बादशाह भी थे। ये चार शक्तियां भारत के अंदर, चार लोग भारत के अंदर ऑलरेडी मौजूद थे। तो क्या था, तो 1580 में पुर्तगाल ने क्या कहते हैं स्पेन में अपना विलय कर लिया था, जिससे क्या होगा, उसका धीरे धीरे क्या हुआ, विलय स्टार्ट हो गया। अब जब धीरे धीरे पुर्तगाल का जब विलय हो रहा था, उसी समय क्या था, जब पुर्तगाल का धीरे धीरे विलय हो रहा था, उसी समय धीरे धीरे करके क्या हो रहे थे, डच अपने एक शक्तिशाली हो रहे थे। मतलब समझिएगा, जब पुर्तगाल का विलय हो रहा था उसी समय डच धीरे धीरे क्या हो रहे थे, डच धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहे थे। डचों के जो व्यापारिक संगठन थे वो भी क्या हो रहे थे, वो भी मजबूत होते चले जा रहे थे। मतलब समझिएगा, जब विलय हो रहा था तो डच क्या हो रहे थे, डच शक्तिशाली हो रहे थे। और डचों के जो व्यापारिक संगठन थे, वो व्यापारिक संगठन बना रखे थे, वो भी क्या हो रहे थे, वो भी बहुत ही जो है मजबूत होते चले जा रहे थे। और जो वो व्यापार से जो मुनाफा कमाते थे, जो डच व्यापार से जो मुनाफा कमाते थे, उसको क्या करते थे, उस मुनाफे से वो अपनी सेना तैयार करते थे। ये देखिए, दिमाग देखिए, डचों के पास ज्यादा सेना नहीं थी, इसलिए उनको क्या था, उनको अपना सेना तैयार करनी थी। तो वो लोग जो व्यापार करते थे, व्यापार करने के साथ साथ वो लोग जो व्यापार से जो मुनाफा कमाते थे, मुनाफा जो है अपने इधर उधर में वेस्ट नहीं करते थे। वो अपने मुनाफे को अपनी सेना तैयार करने में वो अपने मुनाफे से क्या करते थे, सेना तैयार करते थे। अब धीरे धीरे डचों ने क्या किया, धीरे धीरे डचों ने नौसेना शक्ति भी बना ली। लिख लीजिए, जिस समय पुर्तगाल का पतन हो रहा था, उस समय डच क्या थे, शक्तिशाली हो रहे थे। और जो ये डच थे, डचों का जो व्यापारिक संगठन था, वो भी क्या हो रहा था, वो भी मजबूत हो रहा था। वो भी दिख रहा है यहां तक, हाँ दिख रहा है। वो भी क्या हो रहा था, वो भी यहां तक मजबूत हो रहा था। और ये जो व्यापार से ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग व्यापार से जो मुनाफा कमा रहे थे, इस मुनाफे से ये लोग क्या कर रहे थे, इस मुनाफे से ये लोग अपनी सेना तैयार कर रहे थे। मतलब इनका दिमाग देखिए,
इनका दिमाग देखिए, ये लोग अपने मुनाफे को इधर उधर वेस्ट ना करके ये लोग सीधे मुनाफे से क्या कर रहे थे, सेना तैयार कर रहे थे। सेना तो इन्होंने तैयार की ही साथ में इन्होंने अपनी नौसेना को भी तैयार कर लिया। साथ में इन्होंने अपनी नौसेना को भी तैयार कर लिया। मतलब इन्होंने पहले अपनी थल सेना बनाई, थल सेना के बाद जाके इन्होंने अपनी जो है नौसेना बनाई। इस तरह से क्या था, ये लोग अपने व्यापारिक संगठन को क्या कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा मजबूत करते जा रहे थे। उसके बाद बात करते हैं, अब बात करते हैं जब भारत में डच नहीं आए थे। जब भारत में डच नहीं आए थे उस समय क्या था, उस समय ये पूर्व के देश जो पुर्तगाल थे, पुर्तगाल जो पूर्व के देशों यानी भारत से जो मसाले वसाले ले जाते थे उनको क्या करते थे, उनको एक जगह पर रख देते थे, उनको अपनी राजधानी लिस्बन में रख देते थे। यूरोप की जो राजधानी है उसको लिस्बन में रख देते थे, पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन में रख देते थे। समझिएगा, जब ये डच भारत में नहीं आए थे, इन्होंने सोचा भी नहीं था भारत में आने के लिए, तब कौन व्यापार करता, तब केवल पुर्तगाल क्या करते थे, भारत से व्यापार करते थे। जो पुर्तगाल भारत से जो मसाला वसाला ले जाते थे, जो मसाला वसाला यहाँ से मसाला हो गया, काली मिर्च हो गया, जो भी सामान यहाँ से ले जाते थे यूरोप को, तो पुर्तगाल क्या करते थे, अपनी राजधानी लिस्बन में क्या करते थे, उसको रख देते थे। और लिस्बन से ये डचों का काम क्या था, डचों का काम केवल इतना था, जो पुर्तगाली वहां से जो भी व्यापार करके जो सामान लाए हैं उनको यूरोप की जगह जगह क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना काम था। मतलब जगह जगह क्या करना, पहुंचाने का काम कौन करता था, ये डच करते थे। याद रखिएगा, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं। देखो, जब डच जो है भारत में नहीं आए थे, उस समय जब पुर्तगाली जो भी सामान भारत से यूरोप ले जाते थे, वहां क्या करते थे, वहां पर ले जाके रख देते थे। और रखने के बाद जो डच थे, डच क्या करते थे, उस सामान को उठाते थे और उठाने के बाद यूरोप के जगह जगह पर ले जाने का काम कौन करता था, जगह जगह तक ले जाने का काम हमारा कौन करता था, हमारा ये डच करते थे। अब डच बात करते हैं, डच कहां के निवासी हैं, डच जो थे वो नीदरलैंड के निवासी हैं। डच जो थे वो कहां के निवासी, वो नीदरलैंड के निवासी हैं। अब जो पुर्तगाल थे, पुर्तगाल अपना सामान कहां रख देते थे, अपनी राजधानी लिस्बन में रख देते थे, अपनी राजधानी लिस्बन में रख देते थे। और ये डच वहां से अपना सामान उठाते थे, उठाने के बाद क्या करते थे, उसको बेल्जियम के कारखाने में ले जाकर रख देते थे। समझिएगा, जो डच थे जो पुर्तगाल थे, पुर्तगाल अपना सामान कहां ले जाते थे, अपनी राजधानी बेल्जियम में रख देते थे। और बेल्जियम से सामान कौन उठाता था, बेल्जियम से सामान उठाता था डच उसको उठा के कहां रख देते थे, उसको उठा के लिस्बन में रखते थे। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन थी, लिस्बन में रख देते थे। लिस्बन से क्या करते थे, वो अपना सामान उठाते थे, उठाने के बाद कहां करते थे, उठाने के बाद उसको बेल्जियम के कारखाने में रख देते थे और फिर डचों के द्वारा रख देते थे। इतना लिख लीजिए, मैं बताता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए, अब समझिएगा, शुरुआत में क्या था, शुरुआत में जो डच थे ना, डच क्या करते थे, जो पुर्तगाली सामान लाते थे, पुर्तगाली जो व्यापार करके लाते थे उनको कहां रखते थे, उनको रखते थे लिस्बन में। लिस्बन क्या थी, राजधानी थी। राजधानी लिस्बन में क्या करते थे, लिस्बन में रखते थे। इस लिस्बन से सामान कौन उठाता था, सामान डच उठाकर कहां ले जाते थे, डच उठाकर कहां, बेल्जियम के कारखाने में रखते थे। बेल्जियम में क्या करते थे, बेल्जियम में उसको सामान को उठा के रख देते थे। समझिएगा, फिर से एक बार, मतलब यही था कि जो डच थे, डच पहले क्या करते थे, डच पहले एक जो है सेल्समैन के रूप में काम करते थे। डच पहले एक सेल्समैन के रूप में काम करते थे। ऐसे सेल्समैन, जैसे सेल्समैन सामान को जगह जगह दूसरी दुकानों पे क्या करता है, सेल करता है, एक होलसेलर से उठाता है और रास्ते की दुकानों पे क्या करता रहता है, सेल करता रहता है। उसी तरह कहते थे डच थे। अब याद रखिएगा,
डचों ने फिर सोचा, डचों ने क्या सोचा, डचों ने फिर सोचा जहां से ये जैसे पुर्तगाल ने सोचा था जहां से अरब सामान लाते हैं वहीं से हम भी जाएंगे, उसी तरह डचों ने क्या सोचा कि डचों ने सोचा जहां से ये पुर्तगाल अपना सामान लाते हैं ना वहीं से क्या करेंगे, वहीं से हम भी लाएंगे, वहीं से क्या करेंगे, वहीं से हम भी लाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बात सोची पुर्तगाल वहां से सामान लाने के लिए पुर्तगाल लाने नहीं देगा, मतलब जहां भारत से, डचों को ये पता था कि जो है भारत से कहा पुर्तगाल सामान कहां से लाते हैं, पुर्तगाल सामान लाते हैं भारत से। तो लेकिन डचों ने सोचा अगर हम भारत जाएंगे सामान लेने व्यापार करने तो पुर्तगाल हमें व्यापार बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। तो इसीलिए डचों ने क्या किया, डचों ने क्या किया, हाँ सामान नहीं रखने देंगे, लाने नहीं देंगे। मैं इस तरह लिखवा देता हूं, उसके बाद लिखिए आप लोग, बताता हूं आगे। देखिए डच क्या सोचते थे, डचों ने सोचा, क्या सोचा, डचों ने क्या सोचा, जहां से पुर्तगाल सामान लाता है, व्यापार करता है, वहीं से क्या करेंगे, वहीं से हम भी करेंगे, वहीं से हम भी करेंगे, मतलब समझिएगा। लेकिन डच ने क्या कहा, डच ने यह भी सोचा कि पुर्तगाल हमें वहां से व्यापार करने नहीं देगा, क्योंकि पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों का जो है हिंद महासागर पर पूरी तरह कब्जा था। हिंद महासागर में उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी बना रखी थी, नीली जल की नीति बना रखी थी। और नीली जल की नीति में क्या था, नीली जल की नीति में जो भी उससे वो करेगा, मतलब जो भी उसको कर देगा उसी को क्या करना है, उसी को वो होगा। मतलब नीली जल की नीति में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे हिंद महासागर में उसमें जो पुर्तगाल, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद डचों ने क्या सोचा, डचों ने फिर जो है सोचा कि अब पुर्तगाली करने नहीं देंगे। तो डचों ने क्या किया, डचों ने स्टार्ट में दो बैंकें बनाई। एक बैंक का नाम था क्रेडिट बैंक ऑफ एमस्टन, दूसरी बैंक का नाम था बैंक ऑफ एक्सचेंज। इन्होंने क्या किया, दो बैंकें बनवा दी। डचों ने क्या किया, दो बैंकें बनवा दी, दो बैंक बनाई, दो बैंक का नाम क्या था, एक का नाम था बैंक ऑफ एमस्टन और दूसरी बैंक का क्या नाम था, बैंक ऑफ एक्सचेंज, बैंक ऑफ एक्सचेंज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो बैंकें बनवा दी। अब यूरोप में क्या था, जब इन्होंने दो बैंकें तो बनवा दी, यूरोप में क्या था, यूरोप में जो एशिया की वस्तु थी, एशिया की वस्तु का क्या था, डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। एशिया की वस्तुओं की डिमांड क्या थी, बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तब डचों ने सोचा अब यही मौका है भाई, अब यही मौका। बट समझिएगा, जब किसी भी चीज की डिमांड, मान लीजिए इस मार्कर की डिमांड क्या है, इस कोचिंग फील्ड में बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, तब क्या सोचेगा, कोई दूसरी कंपनी सोचेगी अरे यार इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो कंपनी ये बना रही है इसको क्या करें, इसको पूरा नहीं कर पा रही है, तो क्या करें हम भी इसको बनाना शुरू करें, तो हमें भी क्या होगा, बहुत फायदा होगा। सेम यही कंडीशन थी डचों की। जो यूरोप था, यूरोप में एशिया की वस्तु की क्या थी, बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही थी। तो डचों ने क्या सोचा, कि कि हम भी क्या करेंगे, अब यही मौका है कि डचों को पुर्तगाल, मतलब यही मौका है कि हम क्या करें, एशिया के देश से या भारत से क्या करें, व्यापार करें। डचों ने सोचा हमें पुर्तगाल से लड़ाई भी नहीं करनी, मतलब डच ये नहीं चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा हो, डच ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा हो। तो डचों का क्या था, डचों पुर्तगाल से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहते थे। इसीलिए डचों ने क्या किया, भारत से भी पूर्वी देश, समझिएगा, डचों ने क्या किया, डचों ने डायरेक्ट भारत पर नहीं आए, डच सीधे सीधे कहां है, भारत पे नहीं आए। डचों ने जो है क्या किया, भारत से भी पूरब के देश को चुना, जिसका नाम क्या था, इंडोनेशिया नाम था, इंडोनेशिया को चुना। समझिएगा, इस समय क्या था, इस समय एशिया की जो वस्तु थी, एशिया की
वस्तु की डिमांड, डिमांड क्या थी, डिमांड बढ़ती जा रही थी, डिमांड क्या थी, डिमांड बढ़ती जा रही थी। तब डचों ने क्या सोचा, डचों ने सोचा अब यही मौका है, अब क्या है, यही मौका है कि क्या करें, हम क्या करें, जो है एशिया से क्या करें, व्यापार करें। तो डचों को क्या थी, पुर्तगालियों से लड़ाई भी नहीं करनी थी, इसीलिए डचों ने भारत को ना चुनकर, डचों ने भारत के पूर्वी देश को क्या किया, पूर्वी देश को चुना, जिसका नाम क्या था, इंडोनेशिया, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था इंडोनेशिया नाम था। फिर से मैं लिख देता हूं, इंडोनेशिया, जिसका नाम था इंडोनेशिया। डच सबसे पहले कहां गए, डच सबसे पहले गए इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में उन्होंने 1596 में डी आउटमैन था, 1596 में, 1956 में, 1556 में क्या, 96 में क्या था, 1596 में क्या था, डी आउटमैन ने क्या किया, 1596 में डी आउटमैन ने क्या किया, डी आउटमैन कहां पहुंचे, सुमात्रा पहुंचे, और सुमात्रा में ही क्या किया, अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित कर दिया। समझिएगा, डचों की पहली फैक्ट्री सबसे पहले कहां बनी, सुमात्रा पर बनी, और कब बनी, 1596 में बनी। याद रखिएगा, डचों की जो पहली फैक्ट्री थी वो सुमात्रा में बनी थी, और कहां बनी थी, कब बनी थी, 1596 में बनी थी, 1596 में सुमात्रा पर फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री बनाई। 1596 ईस्वी में क्या किया इन्होंने, सबसे पहली फैक्ट्री अपनी कहां डाल दी, सबसे पहली फैक्ट्री अपनी सुमात्रा में क्या कर दिया, उन्होंने डाल दिया था। इसके बाद क्योंकि भारत, अब बात यह है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया, जिन्होंने नहीं देखा है वो आप लोग जाके इससे पहले वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने पहले बताया था, भारत से भी उच्च कोटि के मसाले, भारत से भी अच्छे मसाले कहां मिलते थे भारत से भी अच्छे मसाले कहां मिलते थे, जो है इंडोनेशिया में मिलते थे। अब बात करते हैं 1602 में डच संसद ने क्या किया, डच संसद ने एक अधिनियम पारित कर दिया, और इन्होंने डच संसद ने एक अधिनियम पारित किया, और 21 वर्षों के लिए, मतलब 1602 में 1602 में क्या किया, डचों की संसद ने, डच संसद ने एक अधिनियम पारित कर दिया। उस अधिनियम में इन्होंने क्या कहा, उस अधिनियम में कहा कि आप लोग जाइए अगले 21 वर्षों तक क्या करिए, जाइए पूर्वी देशों यानी एशियाई देशों के साथ क्या करिए, एशियाई देशों के साथ जाकर व्यापार करने की अनुमति दे दी। याद रखिएगा 1602 में, एक मिनट बता, 1602 में क्या किया, डच संसद ने क्या किया, एक अधिनियम पारित किया, अधिनियम क्या कर दिया, अधिनियम बनाया, और इस अधिनियम में कहा कि अगले 21 वर्षों के लिए क्या करिए, आप लोग जाइए एशियाई देशों से व्यापार करिए, एशिया देशों के साथ क्या करिए, व्यापार करने की अनुमति दे दी। मतलब क्या किया, डच संसद ने 1600 पूछ लेता है, अगले 21 वर्षों, डचों को 21 वर्षों के लिए अनुमति कब प्रदान की गई, तो याद रखिएगा 1602 ईस्वी थी। 1602 ईस्वी में इसने क्या किया, डच संसद ने अधिनियम बनाकर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। अब इन्होंने उस समय एक कंपनी बनाई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई 1602 में ही। 1602 के अधिनियम के तहत ही क्या किया, 1602 अधिनियम के तहत ही इन्होंने, एक मिनट रुकिएगा, तो 1602 अधिनियम के तहत ही डचों ने क्या किया,
जो है एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। इसमें 6500 गिल्डर की आरंभिक पूंजी भी बनाई। इन्होंने क्या किया, 6500 गिल्डर की आरंभिक पूंजी बनाई। मतलब 1602 में अधिनियम तो पारित किया ही गया। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की गई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी की गई। कब की गई, 1602 ईस्वी में इसकी क्या कर गई, स्थापना भी की गई। और इस कंपनी में क्या किया गया, 6500 गिल्डर के जो है आरंभिक पूंजी लगाई। याद रखिएगा, इस कंपनी में, इसमें जो है 6500 गिल्डर, 6500 गिल्डर की क्या की गई, आरंभिक पूंजी भी क्या कर दी गई, आरंभिक पूंजी भी लगा दी गई। अब बात करते हैं भारत में भारत में जो डच थे, सबसे पहले वाटर हेग ने क्या किया था, सूरत व मालाबार में मालाबार को टारगेट किया। मतलब समझिएगा, जो डच थे, डच ने सबसे पहले भारत में सबसे पहले भारत में कहां टारगेट किया, सूरत और मालाबार। मतलब सूरत, भारत के अंदर डच ने सबसे पहले कहां टारगेट किया, सूरत और मालाबार में सबसे पहले टारगेट किया। मतलब निशाना बनाया कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, अधिकार करेंगे। और किसने निशाना बनाया था, वाटर हेग ने क्या किया था, वाटर हेग ने निशाना बनाया था कि क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपना व्यापार करेंगे। तो फिर से मैं लिख देता हूं इसको। सबसे पहले डचों ने लिख दिया है वाटर हेग कौन था, ये डच था। डच लिख लीजिए, वाटर हेग लिख लीजिए। वाटर हेग ने सबसे पहले क्या किया, भारत के सूरत प्लस मालाबार को क्या किया, मालाबार को निशाना बनाया। मतलब जीतने के लिए क्या इसने निशाना बनाया। लेकिन यह क्या रहा, यह असफल रहा। वाटर हेग ने सबसे पहले निशाना तो बना लिया, सूरत और जो है सूरत और उसको, एक मिनट रुकिएगा। वाटर हेग ने क्या किया था, वाटर हेग ने किया था जो है भारत में जो है सूरत और मालाबार में सबसे पहले क्या किया था, भारत में सूरत और मालाबार में सबसे पहले क्या किया था, सूरत और मालाबार में अपनी जो है क्या किया था, जीतना चाहा था, अपना निशाना बनाया था। लेकिन वो उसको जीतने में क्या रहा था, असफल रहा था। इसके बाद डचों ने क्या किया, इसके बाद डचों ने मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां पे 1605 में एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दी। मतलब उसके बाद 1605 में क्या किया, 1605 मसूलीपट्टनम कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है। यहां पर क्या किया, इन्होंने छोटी सी फैक्ट्री लगा दी, छोटी सी फैक्ट्री लगा दी। और याद रखिएगा, और इसी मसूलीपट्टनम में इन्होंने क्या किया था, मसूलीपट्टनम में ही इन्होंने एक दुर्ग भी बनवाया था। इसी मसूलीपट्टनम में, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो इधर मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी मसूलीपट्टनम में क्या किया था, दुर्ग भी बनवाया था। मतलब क्या है, बीती मसूली, याद रखिएगा, जब ये लोग जो है मालाबार सूरत में जब ये कामयाब नहीं हो पाए, तब इन्होंने क्या किया, अपने आंध्र प्रदेश को टारगेट किया, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम को टारगेट किया। जब मसूलीपट्टनम को टारगेट किया, मसूलीपट्टनम में इन्होंने क्या किया, एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई, दुर्ग भी बनवाया। उस दुर्ग का नाम क्या रखा, गेल्ड्रिया नाम रखा। ये जो दुर्ग इन्होंने बनवाया था, इसका नाम क्या रखा है, गेल्ड्रिया। इस दुर्ग का नाम क्या था,
दुर्ग का नाम था गेल्ड्रिया, याद, दुर्ग का नाम गेल्ड्रिया रखा। फिर क्या किया, याद रखिएगा, इन्होंने जो डच थे, डच ने क्या किया, बंगाल में भी बहुत सारी फैक्ट्री लगवाई। लेकिन बंगाल में अगर पूछ लिया जाए, बंगाल में डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कौन सी लगवाई, तो याद रखिएगा चिंसुरा में क्या किया था इन्होंने, पहली फैक्ट्री लगाई थी। नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए। गेल्ड्रिया में इधर लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं गेल्ड्रिया। गेल्ड्रिया किसका नाम है, जो है दुर्ग बनवाया था मसूलीपट्टनम में, उसका नाम गेल्ड्रिया था। अब याद रखिएगा क्या किया था इन्होंने, नोट डाल के लिख लीजिए, बंगाल में पहली फैक्ट्री इन्होंने कब लगाई, कहां लगाई, याद रखिएगा चिंसुरा नामक एक जगह है बंगाल में। इन्होंने क्या किया था 1653 ईस्वी में, चिंसुरा नामक जगह पर 1653 में क्या किया था इन्होंने, फैक्ट्री लगवाई थी। फैक्ट्री क्या थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फैक्ट्री लगवा दी थी। उसके बाद इन्होंने पिपली में भी क्या किया था इन्होंने, जो है फैक्ट्री लगाई थी, जो कि बालाशोर में है, 58 में लगाई थी। याद रखिएगा, पिपली में भी लगाई है, बालाशोर में भी लगाई है, 58 में। याद रखिएगा, पिपली बालाशोर में 1658 में क्या किया था इन्होंने, फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं, इन्होंने 2 दुर्ग भी बनवाए, एक मसूलीपट्टनम में बनवाया, एक कासिम बाजार में बनवाया। याद रखिएगा, जो डच थे, डच ने क्या किया था, डच ने 2 दुर्ग बनवाए थे। डचों ने क्या किया था, डचों ने 2 दुर्ग भी बनवाए थे, 2 दुर्ग बनवाए और 2 दुर्ग कहां बनवाए, एक आंध्र प्रदेश में बनवाया था और दूसरा इन्होंने बनवाया था आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में बनवाया था, और दूसरा इन्होंने बनवाया था कासिम बाजार, जो कि बंगाल में है। मसूलीपट्टनम ये कहां है, ये आंध्र प्रदेश में है। कासिम बाजार कहां है, ये है बंगाल। ये क्या है, बंगाल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 दुर्ग बनाए। अब बात करते हैं, जो डचों के जो व्यापारिक संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे, मतलब व्यापारिक संबंध किसके साथ होते हैं, व्यापारिक संबंध होते हैं व्यापारियों के साथ में, मतलब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ ही तो संबंध रखेगा। तो जो संबंध थे ना, तो वो बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि डच क्या थे, डच व्यापारियों के साथ में बहुत ही नम्रता पूर्वक क्या करते थे, बात करते थे, जिसके कारण जो बहुत ही अच्छे संबंध थे उनके साथ, जिसकी वजह से क्या किया इन्होंने ही, जिसकी वजह से अपने संबंध अच्छे बनाए रखे, जिसकी वजह से ही जो डचों ने क्या किया, पुर्तगालियों को भारत से हटा सके। याद रखिएगा, इनके जो संबंध थे क्या थे, व्यापारियों के साथ, संबंध व्यापारियों के साथ कैसे थे, व्यापारियों के साथ अच्छे थे, जिसकी वजह से ही क्या किया, जिसकी वजह से पुर्तगाल को हटा पाए, जिसकी वजह से क्या किए, जिसकी वजह से ये लोग पुर्तगाल को हटा पाए। अब बात रखिएगा, एक चीज ये जान लीजिए, अब जितने भी मतलब जो पुर्तगाल आया था, इसने क्या किया था, इसने केवल जो भारत से व्यापार किया था, वो भारत से व्यापार केवल यूरोप में जाके किया था। मतलब जो पुर्तगाल कहाँ के निवासी थे, पुर्तगाल निवासी थे यूरोप के, तो पुर्तगालों ने क्या किया था, यूरोप के साथ केवल व्यापार किया। लेकिन लेकिन जो डच थे, इन्होंने पुर्तगाल यूरोप के साथ साथ इन्होंने दक्षिण पूर्वी देशों के साथ में क्या किया, दक्षिण पूर्वी देशों के साथ में भी बहुत व्यापार किया। एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं इन्होंने इंडोनेशिया, चीन, सुमात्रा, जापान, इन सब देशों के साथ में क्या किया, बहुत अच्छा व्यापार किया। और व्यापार करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही अच्छा मुनाफा भी कमाया। याद रखिएगा, डचों ने क्या किया, डचों ने दक्षिण पूर्वी देशों के साथ क्या किया, व्यापार किया। व्यापार करने के साथ साथ क्या किया, मुनाफा
मुनाफा कमाया। अच्छा मुनाफा क्या किया इन्होंने, अच्छा मुनाफा कमाया। जब बात याद रखिएगा, जब इन्होंने दक्षिण पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करना शुरू किया तो इन्होंने बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया। पूछ लेता है किस किस देशों के साथ किया, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया, सबसे पहले उन्होंने कब्जा इंडोनेशिया पे किया था। इंडोनेशिया, चीन, सुमात्रा और जो है जापान, इन सब देशों के साथ में क्या किया, व्यापार किया। अब बात कर लेते हैं डचों ने अपना, भारत के अंदर डचों ने क्या किया, अपना व्यापार दक्षिण में भी किया। दक्षिण से भी इन्होंने क्या किया, भारत दक्षिण यानी दक्षिण में कौन है हमारे, सबसे दक्षिण में कौन है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु के साथ में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा व्यापार किया। इन्होंने तमिलनाडु के सदरसपट्टनम और द्रासपट्टनम, इन्होंने क्या किया, भारत के तमिलनाडु के, तमिलनाडु को TN लिख दे रहा हूं मैं, तमिलनाडु के सदरसपट्टनम और द्रासपट्टनम के साथ में क्या किया, द्रासपट्टनम से लोग सूती वस्त्रों का क्या करते थे, सूती वस्त्रों का जो है व्यापार करते थे। सूती वस्त्र लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, नहीं इधर आ रहा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, सूती वस्त्र का क्या करते थे, व्यापार करते थे। क्योंकि जो यहाँ के जो सूती वस्त्र बहुत ही क्या थे, बहुत ही ज्यादा फेमस थे। ठीक है, अब इसके बाद पुर्तगाली के विदेशी बंदरगाहों पर क्या किया, बहुत ही पुर्तगाली के जो विदेशी बंदरगाह थे उनको भी क्या किया, डचों ने बहुत ही जीत लिया। जैसे क्या था, मसाला द्वीप था, श्रीलंका को पुराना नाम क्या था, सिलोन बोलते थे। और उसके बाद क्या था, उसके बाद मलक्का को भी इन्होंने जीत लिया था। याद रखिएगा, मसाला द्वीप, मिटा देता हूं मैं इसको पहले, मसाला द्वीप क्या दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मसाला द्वीप पर भी कब्जा कर लिया। 1619 में इन्होंने क्या किया, मसाला द्वीप पर कब्जा किया। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, श्रीलंका जो पुराना नाम इसका सिलोन है। इन्होंने क्या किया, 1658 में श्रीलंका भी मलक्का को इन्होंने 1641 में क्या कर लिया, 1641 में इन्होंने जीत लिया। और इसके बाद अम्बोयाना एक जो था उसको 1605 में जीता। अम्बोयाना ही नाम है शायद इसका, अम्बोयाना 1605, हाँ, अम्बोयाना या याना बात ही एक ही है। अम्बोयाना जैसे लिख लीजिए आप लोग, अम्बोयाना, ठीक है। अम्बोयाना को इन्होंने क्या किया, 1605 में। ये जो चारों हमने दिखाए ना, ये जो पुर्तगाल के थे, पुर्तगाल से क्या कर लिया, इन्होंने जीत लिया था। अब बात करते हैं जो डच थे, इनका पतन कहां से चालू हुआ। देखिए, जब याद है आप लोगों को, जब अंग्रेजों को फर्रुखशेर ने 1717 में जो क्या दिया था, 1717 में एक शाही फरमान जारी किया कि आप जाइए मुगल के क्षेत्र में क्या करिए, मुक्त व्यापार कीजिए। मुक्त व्यापार मतलब कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। अब जब जहां से जब इन लोगों का स्टार्ट हुआ, अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के, फ्री में व्यापार करने की जो है इजाजत मिल गई, तब वहां से अंग्रेज और डच के जो संबंध थे, वहां से अंग्रेज और डच के संबंध क्या होने लगे, खराब होने लगे। वहां पे याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं, 1717 से 1717 फर्रुखशेर ने क्या किया, एक शाही फरमान जारी किया। शाही फरमान क्या किया, शाही फरमान जारी किया, जिसमें क्या है, मुक्त व्यापार किसके लिए, अंग्रेजों के लिए मुक्त व्यापार करने लगा। अब यहां से क्या था, अंग्रेज वर्सेस डच, इनके क्या होने लगे, इनके युद्ध स्टार्ट हो गए। जब इन लोगों को मुक्त व्यापार मिला, भाई मुझे मुक्त मिला, मैं पैसा क्यों दूं, अभी क्या मैं आपको मुक्त है तो मैं भी क्यों पैसा दूं भाई, तो मैं भी पैसा नहीं दूंगा हूं। तो क्या यहां से अंग्रेज और डच के क्या होने लगे, संबंध खराब होने लगे। फिर 1759 यानी 1759 में क्या हुआ, बेदरा का युद्ध हुआ। 1759 में, यहां दिख रहा है आप लोगों को, मैं ऊपर ये मिटा दे रहा हूं, ऊपर लिख दे रहा हूं। 1759 में क्या हुआ, बेदरा का युद्ध। अब पूछ लेता है बेदरा का युद्ध किस किस के बीच में, तो याद रखिएगा,
अंग्रेज वर्सेस किसके बीच में? डच। अंग्रेज और डच के बीच में किसका युद्ध हुआ? बेदरा का युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें डच बुरी तरह क्या हो गए? डच बुरी तरह क्या हो गए? पराजित हो गए। डच को बहुत ही बुरी हार हारनी पड़ी और हारने के बाद डचों ने क्या किया? हारने के बाद डचों ने जो है भारत को छोड़कर जाने का निर्णय ले लिया। ठीक है, बस यहीं तक डच का था। इसके बाद हम लोग अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेजी कंपनियों का आगमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो यहीं पे टॉपिक खत्म करते हैं। अगला टॉपिक जो रहेगा हमारा भारत में अंग्रेजी कंपनियों का आगमन या अंग्रेजों का आगमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।